नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य हिंदी में हमारी एक पुस्तिका है संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका जिसके अंतर्गत हमें कुल 6 चैप्टर पढ़ने और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स में आएगा। मतलब यहाँ पर ये जो चैप्टर है 6 चैप्टर में आपका कुल 1 चैप्टर है सुभाषित रत्नानी जो पद्य का चैप्टर है। बाकी और जो चैप्टर है आपके 5 ये सब गद्य के चैप्टर है। मतलब ये एक गद्य का पैसेज आएगा जिसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके लिए 2 मार्क्स हैं और इसका हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। मतलब जो भी पैसेज होगा उसके लिए 5 मार्क्स, मतलब टोटल आपके 7 मार्क्स। ठीक है। ऐसी पद्य में जैसे सुभाषित रत्नानी में कोई श्लोक आ गया, उसी श्लोक में आपसे कहेंगे कि भाई इसका संदर्भ सहित आप हिंदी अनुवाद कीजिए, तो वही 2 मार्क्स आपके संदर्भ लिखने के मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 मार्क्स आपको उसके हिंदी अनुवाद करने के मिल जाएंगे। इस तरह से 7 मार्क्स में कोई भी श्लोक का हिंदी अनुवाद और 7 मार्क्स में कोई भी पैसेज रहेगा उसका हिंदी अनुवाद। मतलब इस तरह से आपकी जो संस्कृत दिग्दर्शिका है, ठीक है ना, वो उसके अंतर्गत आपको कुल 14 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने हैं। ठीक है। जिसमें मैं आपको बता दूं एक बार, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, संस्कृत भाषा या महत्वम और जातक कथा, सुभाषितम रत्नानी और महामना मालवीय पंच सिद्धांत, ये 6 चैप्टर आपको केवल पढ़ने। मतलब अगर आप चाहते हैं हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ तो मैं समझता हूँ संस्कृत में ये 14 मार्क्स बहुत आप इजीली तरीके से हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, समय ना ज़्यादा खराब करते हुए। आज मैं स्टार्ट करूँगा सुभाषित रत्नानी चैप्टर को। ठीक है। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि सुभाषित रत्नानी में कुल आपके श्लोक जो हैं उनकी संख्या 15 है। तो 5 में आज आपकी इस लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है। 5 करके आगे बताऊँगा। सुभाषित रत्नानी, पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझ लें। सुभाषित रत्नानी मतलब सुभाषित रूपी रत्न। सु माने सुंदर, भाषित माने वचन, मतलब सुंदर वचन रूपी रत्न, या यूं हम कह दें मतलब जो सुंदर सूक्तियाँ होती हैं या सुंदर जो भाषा के लिए रूप में जो हम कथन इस्तेमाल करते हैं वो सब आपके सुभाषित रत्नानी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मैं भाई यहाँ पर आपके जो श्लोक लिखे मैं आपको बता दूं, आपके कोई भी 2 श्लोक आएंगे, उसमें से एक श्लोक आपको सिलेक्ट करना है, उसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब कौन से चैप्टर से है। ठीक है। और संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब आप क्या करेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, क्योंकि पुस्तिका का किताब का नाम आपका संस्कृत दिग्दर्शिका है, कि सुभाषित रत्नानी, मतलब यहाँ पर जो भी चैप्टर है, जैसे मान लो महामना मालवीय हो तो महामना मालवीय कर देंगे, पंच सिद्धांत है तो पंच सिद्धांत कर देंगे। मतलब जो भी चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम आप रख दीजिए यहाँ पर, नामक पाठ से उद्धृत है। संदर्भ लिखने के बाद फिर आप लोग हेडिंग लगाएंगे हिंदी अनुपात। ठीक है ना। फिर कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। भाषाशु मतलब सभी भाषाओं में, भाषाशु मतलब सभी भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब दिव्य, गिरवाड़ भारती मतलब गिरवाड़ भारती कहा जाता है देववाणी को। गिरवाड़ भारती जो कहा जाता है वो कहा जाता है देववाणी को। देववाणी कौन है भाई, जो देवताओं द्वारा बोली जाती है। देवताओं द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। समझ लीजिए, मैंने कहा भाषाशु मतलब सभी भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब दिव्य हम अलौकिक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अलौकिक। दिव्य, गिरवाड़ भारती मतलब देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। पूरी लाइन का हिंदी अनुवाद करें हम लोग, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। फिर से हम समझे इसको, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। ठीक है। तस्य ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर, तस्य ही मधुरम उससे भी मधुर, काव्यम उसका काव्य है। तस्य ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर, सुभाषितम मतलब सु माने सुंदर, भाषितम माने वचन या सूक्तियाँ, उससे भी सुंदर उसके वचन है अर्थात सूक्तियाँ। तो पूरे का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। मैंने कहा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। ठीक है ना। तस्य ही मधुरम काव्यम, और उससे भी मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर, सु माने सुंदर, भाषितम माने वचन मतलब सूक्तियाँ, उससे भी सुंदर उसकी सूक्तियाँ। ठीक है ना।
तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद आप उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे और आपको संदर्भ लिखने के 2 मार्क्स और इसका हिंदी अनुवाद करने के 5 मार्क्स, मतलब 7 नंबर में इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करना संदर्भ सहित, उसके लिए आपको 7 मार्क्स तय हुए बोर्ड एग्जाम में आपको जो मिलेंगे। ठीक है ना। सेकंड वाले की मैं बात करूं भाई, सेकंड वाले श्लोक की मैं अगर और बढ़ूं तो ये आपने श्लोक बहुत ज़्यादा जनरली लोगों को कहते सुना होगा। कहा जाता है सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थिना मतलब सुख का अर्थिना, सुख का अर्थिना मतलब सुख को चाहने वाला। कुतो माने कहा, विद्या मतलब विद्या, कुतो मतलब मैंने भी कहा विद्यार्थिना मतलब विद्या का अर्थी, मतलब विद्या को चाहने वाला। सुखम मतलब विद्या यहाँ पर ही कहना चाह रहा है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, क्या कहा मैंने, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ओके, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, क्या कहना चाह रहा है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ठीक है, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ठीक, सुखार्थी मतलब सुख का अर्थी, व त्याजेत त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या को। ये कहना चाह रहा है सुख की चाह रखने वाले को, अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले को तेजित माने त्याग कर देना चाहिए, विद्या माने विद्या का, मतलब सुख की चाहत रखने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए। ओके, विद्यार्थी व तेजित सुखम, विद्यार्थी व तेजित सुखम मतलब, और जो विद्या का अर्थी मतलब विद्या को चाहने वाला है, व त्याजित सुखम, उसे किसका परित्याग कर देना चाहिए, सुख का। ठीक है ना, फिर से मैं समझाता हूँ। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजित विद्याम, विद्यार्थी व त्यजित सुखम। कहना चाह रहा है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ओके, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। ओके, ठीक, विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, संदर्भ आप सबको पता है, संदर्भ वही लिखना है आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, उसके बाद हिंदी अनुवाद आप इस श्लोक का कर देंगे। ठीक, मैं तीसरे श्लोक की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु मतलब बूंद बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने लगातार, पूर्यते माने पूरी तरह, घटा माने घड़ा। मतलब कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार जल की बूंद बूंद लगातार गिरने से, जिस प्रकार जल की बूंद बूंद लगातार गिरने से पूरी तरह घड़ा भर जाता है। क्या कहना चाह रहा है, जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से जो घड़ा है वो पूरी तरह से भर जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार साहेतुआ, साहित्य मतलब ठीक उसी प्रकार सर्व विद्यानम मतलब सभी प्रकार की विद्याएं भाई, चाहे आप जो अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसकी विद्या हासिल कर रहे हैं, चाहे ये वाली विद्या, चाहे म्यूजिक की विद्या ले लीजिए आप, चाहे आप किसी गेम्स स्पोर्ट्स की विद्या ले लीजिए, किसी भी विद्या की बात कर लें। धर्मस्य मतलब किसी भी प्रकार के धर्म की बात कर लें, चाहे धनस्य, धनस्य मतलब किसी प्रकार के धन की बात कर लें। ठीक है, उस सब का संचय भी कैसे होता है, बूंद बूंद करके होता है। उस सब का संचय कैसे होता है, बूंद बूंद करके। कैसे लिखेंगे एक बार फिर बताता हूं मैं आपको। जल बिंदु निपातिन क्रमशः पूर्यते घटा, मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। मैंने क्या कहा, जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा पूरी तरह भर जाता है। सा हेतु, ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याओं, सभी प्रकार की विद्याएं, धर्मस्य मतलब धर्म, चा धनस्य और धन का संचय भी धीरे धीरे अर्थात बूंद बूंद करके होता है। ठीक है ना, ओके फाइन, समझ में आ गया होगा। मैं अब नेक्स्ट की ओर बढ़ूँ। कह रहा काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणम निद्रया कलहेन बा। क्या कहना चाह रहा है, देखिए उसको क्या समझना है आपको, तो आप इसको अंतिम वर्ड से उठाइए। धीमताम, धीमताम मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग, अर्थात विद्वान लोग, अर्थात मतलब समझ रहे हैं आप, विद्वान लोगों की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ लोगों की बात कर रहे हैं। काव्य शास्त्र विनोदन, काव्य शास्त्र विनोदन का मतलब काव्य शास्त्र के विनोद में, कालो माने समय, गच्छति माने व्यतीत होता है, धीमता माने श्रेष्ठ लोगों का, श्रेष्ठ लोग मतलब महान लोग, महान लोग मतलब विद्वान लोग। ठीक है, कहना चाह रहा है विद्वान लोगों का समय जो व्यतीत होता है ना, वो काय में होता है, काव्य शास्त्र के विनोदन में। विनोदन मतलब विनोद में, विनोद मतलब हर्ष मतलब खुशी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, जो विद्वान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं,
उनका जो समय है वो व्यतीत होता है, कहाँ व्यतीत होता है? उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र के विनोद में। ठीक है, आप क्या लिखेंगे कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका जो समय व्यतीत होता है वो काय में होता है? काव्य शास्त्र के विनोद में। ठीक है ना। दूसरी ओर जो मूर्ख लोग हैं, कौन से लोग? मूर्ख लोग हैं। दूसरी ओर जो मूर्ख लोग हैं ना, उनका जो समय व्यसनिन, व्यसनिन मान होता है बुरी आदतों, उनका मूर्ख लोग का जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा काय में जाता है? व्यसनिन, व्यसनिन माने बुरी आदतों में, निद्रा मतलब सोने में, कलहन, कलहन मतलब लड़ने झगड़ने में व्यतीत होता है। कहना चाह रहा है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र के विनोद में खर्च होता है, व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख लोगों का जो सारा का सारा समय है व्यसन, व्यसन माने बुरी आदतों में, निद्रा, निद्रा मतलब नींद सोने में, कलहन, कलहन मतलब लड़ने झगड़ने में व्यतीत हो जाता है, खर्च हो जाता है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से ही इन श्लोकों का अध्ययन करना मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कायदे का इंसान बनना है ना, एक अच्छी सीख लेनी है, अच्छा ज्ञान लेना है, तब भी मैं समझता हूँ इस चैप्टर को आपको एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ, काव्य शास्त्र विनोदन, काव्य शास्त्र के विनोद में कालो माने समय, गच्छति माने व्यतीत होता है, धीनता मतलब श्रेष्ठ लोगों का। काव्य शास्त्र के विनोद में समय व्यतीत होता है किन लोगों का? श्रेष्ठ लोगों का। जबकि मूर्ख लोगों का जो समय है वो व्यतीत होता है किस चीज़ में? बुरी आदतों में, निद्रा मतलब सोने में, कलहन मतलब लड़ने झगड़ने में। ठीक है ना। आप इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद समझ गए होंगे। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको अर्थ समझ में आ रहे होंगे। मैं अगर 5वें श्लोक की ओर बढ़ूँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपने अक्सर अपने पड़ोस के बुजुर्गों को कहते सुना होगा। इसका हिंदी में अनुवाद कहते हैं, मैं इसको थोड़ा संस्कृत में उसके बाद हिंदी में बताता हूँ आपको। बोल रहा है, ना चौरहार्यम, ना च राजहार्यम, ना भातृ भाज्यम, ना च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। क्या कहना चाह रहा है? ना चौरहार्यम, चौरहार्यम मतलब ना तो चोर द्वारा चुराया जा सकता, ना च राजहार्यम और ना ही राजा द्वारा, हार्यम मतलब छीना जा सकता, ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है और ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता, ना भ्रातृभाज्यम और ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी और ना ही भारकारी, भारकारी मतलब वजन बढ़ाता है, वजन बढ़ाते मतलब बोझिल है। ठीक है ना। जैसे ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जैसे चोर भाई मैक्सिमम चीज़ों को चोर चुरा लेता है, या राजा है, राज वाला दरबार है भाई उनका तो राजा वाजा छीन लेते हैं, या भाइयों में बंटवारा हो जाता है, या ज़्यादा मात्रा में वो इकट्ठा कर लिया जाए तो बोझ बन जाता है, वजन बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है? ना चोर हार्यम, ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना चा राजहार्यम, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भ्रातृभाज्यम और ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी और ना ही भारकर है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अगर आपको अर्थ ना पता, भारकार, भारकार क्या कह सकते हो? मतलब बोझ बढ़ाना। क्या कह सकते हो? बोझ बढ़ाना। ठीक है ना। तो भारकार है। व्यय करते बढ़ते, व्यय करने से मतलब खर्च करने से बढ़ता है, एब नित्यम लगातार, लगातार व्यय करने से क्या हो? बढ़ता है। विद्या धनम, विद्या जो धन है, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन है। क्या कहना चाह रहा है? ना तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भातृभाज्यम, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी और ना ही भारकार अर्थात बोझिले। ठीक है। व्यय करते बढ़ते एब नित्यम, लगातार व्यय करने से बढ़ता है। विद्या धनम, विद्या जो धन है, सर्वधन प्रधानम, सभी धन में प्रधान धन है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी श्लोकों का अर्थ समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना। अब बस मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि नोट पॉइंट मैंने आपको लिखा है ना, तो ये जो मैं सुवासित अर्थरानी पूरा चैप्टर में आपको समझाऊंगा 15 श्लोक, तो उसमें संदर्भ आपको यही रखना है। ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग सेकंड लेक्चर में आगे के 5 श्लोक का हिंदी ट्रांसलेट सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।